E42 हिंदी। शुरू होने पर हर कोई तनाव में था। कोई भी इसकी आदत नहीं डाल सकता। केन ने एक गहरी सांस छोड़ी और वास्तविकता से बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था मानो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। क्या कोई किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ सकता है जो शायद अस्तित्व में ही न हो? सहरकाल के सामने एक बहुत बड़ा काम था। अब तो रूई ने आंखें बंद करते हुए सोचा, वह क्या करने की योजना बना रही है। अब तक पूरी अकादमी को पता चल चुका था कि केन एक जादूगर बन चुका है। जरूर सहर ने उसके खिलाफ कोई योजना बनाई होगी। राग। वह अपने चारों ओर खाली हवा में झूलने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। या। उसने खाली हवा में लात मारी। बैम। उसने खाली हवा में अपना शरीर पटक दिया। रूई को सीस्मिक मैपिंग और प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट से पता चल गया था कि मैच शुरू होने के बाद से केन ने एक भी हमला नहीं किया था। वह बस उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। शायद वह अभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहा होगा। रूई इस विचार पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसने आह भरी, थोड़ा उदास। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ उपयोगी डेटा मिल सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह उसकी ओर से केवल अवास्तविक आशावाद था। अचानक रूई को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि केन उसकी ओर बढ़ने लगा है, जबकि वह खाली हवा में झूल रही थी। चाहे ये किसी छठी इंद्री की बात हो या फिर किस्मत की। संयोग से उसने ठीक उस जगह पर जोरदार किक मारी जहां से केन हमला करने वाला था। हूश। बेशक हमला विफल रहा। केन को कभी भी ऐसी किक नहीं लगती। लेकिन जैसे ही वह रुका, वह तुरंत दिखाई देने लगा और फिर अदृश्य हो गया। यह रूई को एक एहसास हुआ। शून्य कदम तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जो पैंतरेबाजी आधारित दिशाभ्रमण तकनीकों के माध्यम से पर्यवेक्षकों के ध्यान और अनुभूति को गलत दिशा में ले जाती थी। इसमें वही तरकीबें अपनाई जाती थीं जो जादूगर जादू करने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक बार जब कोई उपयोगकर्ता पर ध्यान दे रहा होता था, तो उपयोगकर्ता अपने प्रतिद्वंद्वी का ध्यान उससे और जिस दिशा में वे आगे बढ़ रहे थे, उससे हटाते हुए आगे बढ़ता था। इसका मतलब है कि वास्तव में दिशाभ्रमण को अंजाम देने के लिए उसे पैंतरेबाजी करने की जरूरत थी, गति में होना। इसका यह भी अर्थ था कि यदि उन्हें कभी किसी हमले से बचने के लिए अनजाने में रुकना या रुकना पड़ा, तो तकनीक भी कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देगी। ऐसा लगता था कि तकनीक को लगातार प्रभावी बनाने के लिए उसे लगातार गतिशील रहने की जरूरत थी। केन के प्रकट होने के उस एक संक्षिप्त क्षण ने रूई को तकनीक के यांत्रिकी में संभावित कमियों के बारे में कुछ संकेत दिए थे जिनका संभावित रूप से फायदा उठाया जा सकता था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब केन किसी लड़ाई में दिखाई दिया था, लेकिन यह पहली बार था जब रूई इस घटना के साथ एक कारण को जोड़ने में सक्षम था। चूंकि उसने ये तकनीक नहीं खरीदी थी, इसलिए वह इसके सभी यांत्रिकी से परिचित नहीं था। पाव पाव पाव। केन ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया था, अपने प्रतिद्वंद्वी पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए। जब से उसने शून्य कदम तकनीक में महारत हासिल की थी, तब से वह अनजाने में अपनी लड़ाई शैली में अधिक आक्रामक हो गया था। ऐसा उनके मार्शल पथ में किसी भी परिवर्तन के कारण नहीं हुआ। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह बहुत अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसे अधिकांश मार्शल प्रशिक्षुओं के विरुद्ध अपनी वास्तविक मार्शल आर्ट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे महसूस भी नहीं कर सकता था, तो उसे छूने के करीब आना तो दूर की बात थी, तो उसके इतने अधिक टालमटोल करने का क्या मतलब था? यदि वह किसी ऐसे मार्शल प्रशिक्षु से टकराता है जो शून्य कदम तकनीक का मुकाबला कर सकता है और इसके बावजूद उसे भांप लेता है, तो वह तुरंत अपनी बचाव शैली पर वापस लौट जाएगा, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी अब उस पर हमला कर सकता है। लेकिन यदि वे उसे महसूस भी न कर सके तो समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। जीत केवल आक्रमण के माध्यम से ही हासिल की जा सकती थी। उसने उसके पूरे शरीर पर कई वार किए। सिर्फ उसके अंदरूनी अंगों को ही निशाना नहीं बनाया। वह सतर्क था लेकिन चिंतित नहीं था, उसे नहीं लगता था कि वह उसके खिलाफ कुछ कर सकती है। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। पाव पाव पाव। उसने एक जंगली शिकारी को आसानी से चकमा देने से पहले उसके गले पर वार किया। सहरकाल अधिकाधिक निराश होती जा रही थी, और अधिकाधिक क्षति सहते हुए वह अधिकाधिक बेतहाशा झूल रही थी। बैम ओप वेल बी इन डॉट सी ओम। उसने उसके सौर जाल पर एक जोरदार लात मारी जिससे वह मुंह बिचकाकर रह गई। पाव। उसके जबड़े पर तेज लात लगने से उसके मस्तिष्क में चोट लग गई, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। वह तुरंत बेहोश हो गई, क्योंकि केन पुनः दिखाई देने लगा था। विजेता, केन अर्नकर, पर्यवेक्षक ने घोषणा की, जब केन चले गए। शुरू में तो तुम खूब हंसे होंगे, रूई ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी शर्त है कि मैंने ऐसा किया। केन हंसा। वह इतना जोर से हंसा था कि उसने गलती से शून्य कदम तकनीक को लगभग निष्क्रिय कर दिया था। शायद अगर रूई को केन को हराने का कोई निश्चित तरीका चाहिए था तो उसे स्टैंड अप कॉमेडी की तैयारी के साथ उनकी लड़ाई में आना चाहिए था। क्लीन जीत केन। फे ने सावधानी से सिर हिलाया। हमेशा की तरह हास्यास्पद। डेलन ने सहमति जताई। रूई युद्ध की शुरुआत से ही अपने विचारों में डूबा हुआ था।
क्या इस तथ्य का फायदा उठाने का कोई तरीका हो सकता है कि शून्य कदम तकनीक को केवल गति में होने पर ही संचालित किया जा सकता है? शायद, लेकिन रूई को नहीं लगा कि यह इतना आसान था। उसके लिए इस विशेषता का फायदा उठाने में सक्षम होने का मतलब होगा कि वह किसी तरह इस तथ्य का फायदा उठाने में सक्षम था कि केन थोड़े समय के लिए दिखाई देगा। लेकिन यह वास्तव में कैसे शोषण योग्य था? एक संक्षिप्त क्षण, बस इतना ही था, एक संक्षिप्त क्षण। उसे नहीं लगा कि इसका शोषण करना आसान होगा। भले ही केन कुछ समय के लिए दिखाई दे, लेकिन ऐसा बहुत कुछ नहीं था जो किया जा सकता था। भले ही यह सिर्फ एक संक्षिप्त क्षण से थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन यह आसान नहीं होगा। शून्य चरण तकनीक के बिना भी केन काफी मजबूत था। सिर्फ इसलिए कि यह एक पल के लिए निष्क्रिय था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अचानक बेहद कमजोर हो गया था। शून्य चरण तकनीक के बिना भी केन संभवतः अधिकांश मार्शल अप्रेंटिस को हरा सकता है। बेशक उसे पूरी ताकत से प्रयास करना होगा और कई बार करीबी मुकाबले भी हो सकते हैं। उसे बिना हारे शीर्ष पर पहुंचना चाहिए, हालांकि वहां उसे रैंक 1 उम्मीदवारों में से किसी एक से हार का सामना करना पड़ सकता है। शून्य कदम तकनीक ने पहले से ही मजबूत मार्शल अप्रेंटिस को बहुत मजबूत किया। रूई को नहीं लगता था कि अगर वह इसका विरोध भी करता है तो भी उसके लिए यह आसान लड़ाई होगी। फो रूई ने सांस छोड़ते हुए अपने तेज धड़कते दिल को शांत किया। वह ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहता था। वह इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहा था। अगर वह बहुत उत्साहित होकर कुछ गड़बड़ कर देता तो वह खुद को माफ नहीं कर पाता। उन्होंने प्रारंभिक प्रतियोगिता के लिए अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम पर नजर डाली। फिर दुल्हन बनाम रूई क्वारियर अकादमी द्वारा शेष मैचों की पूर्व निर्धारित तिथि से 5 दिन बीत चुके थे। फीला गैरोन के साथ अपनी लड़ाई के बाद अगले दिनों में वह जेन फ्रांसिस से लड़ने गया, एक शक्तिशाली कुश्ती विशेषज्ञ, साथ ही अभिसेट और सहरकाल। जेन फ्रांसिस के खिलाफ अपनी लड़ाई में उन्होंने अपनी लड़ाई शैली को एक दूर की दूरी के स्ट्राइकर के रूप में ढाल लिया था, जिसमें चकमा देने वाले पैंतरेबाजी के तत्व शामिल थे। यह एक आक्रामक पहलवान के खिलाफ सबसे अच्छे समाधानों में से एक था, उनकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए रेंज और उनकी कमजोरी की भरपाई करने के एकमात्र साधन का मुकाबला करने के लिए चकमा देना। उन्होंने अंततः एक अच्छी तरह से समय पर फ्लोइंग कैनन के साथ लड़ाई जीत ली थी, जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बाहर कर दिया था। एवी सेट के खिलाफ वह वास्तव में स्टिंगर का उपयोग करने के लिए ललचा रहा था। स्टिंगर उसके ट्रम्प कार्ड में से एक था जो एवी सेट के खिलाफ बेहद प्रभावी होता, क्योंकि यह जहर की त्वचा के संपर्क को कम करते हुए गंभीर क्षति पहुंचाता था। उसे एवी सेट को जहर से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म करने की अनुमति देना उसे अक्षम कर देगा। अगर रूई पूरी ताकत से अवी को एक ही बार में मार देता तो उसके लिए यह बहुत आसान होता। लेकिन उसने ट्रम्प कार्ड को तब तक के लिए बचाकर रखने का फैसला किया जब इसकी वास्तव में जरूरत थी। इसके बजाय उसने अपनी पैंतरेबाजी तकनीकों और फैंटम सटेप का दुरुपयोग करके एवी को नीचे गिरा दिया, सावधानीपूर्वक उसके हथेली के प्रहारों से बचते हुए और उसके आर्म गार्ड से भी बचते हुए। यह उतना चुनौतीपूर्ण नहीं निकला जितना उसने उम्मीद की थी। उसे एहसास हुआ कि एवी के पास शक्तिशाली जहर था जिसका उसने चालाकी से इस्तेमाल किया, लेकिन एक बार जब रूई ने चाल का पता लगा लिया, तो वॉइड एल्गोरिदम ने उसकी मार्शल आर्ट को चबाया और एक काउंटर अनुकूलित लड़ाई शैली को उगल दिया जिसका इस्तेमाल रूई ने शुरू से अंत तक उस पर हावी रहने के लिए किया। उन्होंने क्लीन रिंग आउट के साथ लड़ाई समाप्त की। इससे निश्चित रूप से मदद मिली कि उसने फे के साथ लड़ाई देखी थी। सहरकाल के खिलाफ उनकी तीसरी लड़ाई तीनों मुकाबलों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। एक ऑलराउंडर होने के बावजूद उनकी अनुकूलन क्षमता कम थी और उन्होंने बहुत ही सीधे तरीके से लड़ाई लड़ी। यही कारण है कि रूई इस तथ्य के बावजूद कि ऑलराउंडर के अनुकूल होना वॉइड एल्गोरिदम के लिए कठिन था, उन्हें आसानी से हरा पाने में सक्षम था। उन्होंने बिना किसी चूक के उनकी शैली में छेदों का फायदा उठाया और अंततः उन्हें चोकहोल्ड से हरा दिया, जिससे उन्हें टैप आउट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले 4 दिनों में अकादमी के शीर्ष 12 मार्शल अप्रेंटिस जो रैंक 1 के लिए बराबर थे, एक दूसरे का सामना करने के बाद कम हो गए थे। वर्तमान समय में उन मूल 12 में से जिन्होंने शून्य हार जीत की लकीर खींची थी, केवल 5 ही अपनी जीत की लकीर को बनाए रखने में कामयाब रहे। रूई क्वारियर, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, फेदुल्लाहन, नेल, केन अर्नकार, हेवर मैंडेलीव, और अब वह दिन आ गया था जब उसे फे से लड़ना था। वह तुरंत ही अभ्यास केंद्र की ओर चले गए, क्योंकि उनके मैच के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। रिंग के रास्ते में उसकी मुलाकात अपने चारों दोस्तों से हो गई। ओह, वह यहाँ है, केन ने टिप्पणी की। अरे दोस्तों, रूई ने फे की ओर मुड़ने से पहले कहा। अरे फे, क्या तुम तैयार हो? उसने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। जीते या हारें, कोई कड़वाहट नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और रूई को यह एहसास हो गया था। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता। रूई मुस्कुराए। सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट जीत सकता है। जल्द ही मैच शुरू होने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस लड़ाई पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। सभी मार्शल अप्रेंटिस जो खुद मैच में भाग नहीं ले रहे थे, उन्होंने इस विशेष मैच को देखने का विकल्प चुना था।
यह महत्वपूर्ण था। यह एक ऐसा मैच था जो संभवतः शीर्ष 5 उम्मीदवारों में से एक को रैंक 1 की स्थिति से बाहर कर सकता था। इसके अलावा, हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि फे और रूई में से कौन जीतेगा। वे दोनों अविश्वसनीय रूप से उल्लेखनीय थे और मार्शल अकादमी के सभी मार्शल प्रशिक्षुओं में से सबसे अच्छे तक पहुंच गए थे। परिणाम चाहे जो भी हो, उन्हें एक भयंकर लड़ाई का सामना करना पड़ा। ये आधिकारिक प्रारंभिक मैच मार्शल अकादमी द्वारा मार्शल प्रशिक्षुओं के बीच आयोजित किए जाने वाले नियमित अनिवार्य मुकाबलों से बहुत अलग थे। मुकाबलों में ज्यादातर लोग पूरी ताकत से नहीं खेलते थे, बल्कि वे अपने मार्शल आर्ट के कुछ हिस्सों, कुछ तकनीकों, कुछ रणनीति और रणनीतियों को प्रशिक्षित करने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। वे प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा प्रशिक्षण थे। प्रारंभिक मुकाबला अलग था। हर एक मार्शल अप्रेंटिस पूरी तरह से गंभीर था और जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। पिछले कुछ सालों में हर मार्शल अप्रेंटिस काफी ताकतवर हो गया था और उसने बहुत ताकत इकट्ठी कर ली थी। प्रारंभिक मुकाबला ही एक ऐसी जगह थी जहां इस सारी तरक्की और ताकत का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। ये लड़ाई वास्तव में उन्हें दिखाएगी कि दोनों दिग्गजों में से कौन सबसे मजबूत है। अपना रुख अपनाओ, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। फे ने अपनी दाहिनी भुजा को बगल में मोड़ा, अपनी तनी हुई खुली हथेली को अपनी कमर पर उल्टा करके रखा। वह भुजा एक सांप की तरह थी जो अपने शिकार पर हमला करने के लिए तैयार थी। उसकी बाईं हथेली रूई की ओर थी। ये हथेली इस तरह से रखी गई थी कि वह जल्दी और हल्के वार कर सके, और साथ ही अपनी दाहिनी हथेली से शक्तिशाली हमले सफलतापूर्वक करने में भी मदद कर सके। उसने सांस छोड़ते हुए अपने पैर फैलाए और अपना वजन उनके बीच बांध दिया। उसने रूई को संकुचित आंखों से देखा। इस लड़ाई में, वह उसे दोस्त की तरह नहीं समझेगी। वह अपने रिश्तों को महत्व देती थी, लेकिन वह उन्हें मार्शल मामलों से अलग रखने के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थी। वह खुद को ऐसे मामलों से प्रभावित होने देने के लिए बहुत प्रेरित थी। उसकी मांसपेशियां संयमित शक्ति से हिलती थीं। वह लड़ाई शुरू होते ही उसे परेशान करती और बेरहमी से उसे जमीन पर पटक देती। रूई मुस्कुराए, यहां तक कि आदिम वृत्ति भी उस पर फे के ढांचे में मौजूद असीम शक्ति के बारे में चिल्ला रही थी। वह मुस्कुराया, यहां तक कि सभी मार्शल प्रशिक्षुओं और यहां तक कि स्क्वायर का ध्यान भी उस पर पड़ा। वह मुस्कुराया, वह लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। अब उसे मना नहीं किया जाएगा। रूई ने उसे जानने के बाद से ही फे विरोधी शैली बना ली थी। ये वॉइड एल्गोरिथम का सबसे अच्छा हिस्सा था। किसी विशेष फाइटर के खिलाफ उसने जो विकास किया था, वह संचित होता गया। वह जीत के और करीब आता गया, जितना ज्यादा वह किसी एक विशेष फाइटर के खिलाफ लड़ता गया, क्योंकि वॉइड एल्गोरिथम का अनुकूली विकास अधिक से अधिक परिष्कृत और सटीक होता गया। लेकिन फिर भी उसने उसे कभी नहीं हराया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह बहुत कमजोर था, बल्कि हाल के दिनों में उन्हें गंभीरता से लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। पिछली बार जब उन्होंने गंभीरता से मुकाबला किया था, वह लगभग 1 साल पहले हुआ था, उसके प्रशिक्षण के 2 चरणों से ज्यादा पहले, सर्दियों की छुट्टियों से थोड़ा पहले। हालांकि जब रूई आउटर कन्वर्जेंस तकनीक का प्रशिक्षण ले रही थी, तब उन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन यह वास्तविक लड़ाई से बहुत दूर था और इसमें कई प्रतिबंध थे। इसके अलावा रूई ने तब आउटर कन्वर्जेंस में महारत हासिल नहीं की थी। इसलिए, उन प्रशिक्षण मुकाबलों के परिणाम पूरी तरह से अप्रासंगिक थे। उसके बाद रूई लगातार प्रशिक्षण और मिशन चरणों के बीच आगे पीछे होता रहा, और उसने कभी भी उससे गंभीरता से लड़ाई नहीं की। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी हाल की क्षमताओं का परीक्षण नहीं किया था। आज, ये बदल गया है। उन्होंने लेग रूम और किकिंग मोबिलिटी पर जोर देते हुए किक बॉक्सिंग स्टांस अपनाया। फे के खिलाफ उनकी अनुकूलित शैली की पहली विशेषता अधिक रेंज थी। फे की मार्शल आर्ट खुली हथेली के हमलों के इर्द गिर्द केंद्रित थी। हथेली के हमलों की रेंज मुट्ठी से कम और पैरों से बहुत कम थी। लंबी दूरी के हमलों को जल्दी और तेजी से शुरू करने के लिए एक स्टांस अपनाकर, वह फे को चोट पहुंचाने में सक्षम होगा जबकि वह उस पर आसानी से हमला करने में असमर्थ होगी। हालांकि, वॉइड एल्गोरिथम के अनुमान के अनुसार, वह अधिक संख्या में हमले करने में सक्षम होगी, जिसका अर्थ है कि वह उसे अपनी सीमा प्रतिबंधक रक्षा से आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। इस प्रकार, रूई ने वॉइड एल्गोरिथम के माध्यम से अनुमान लगाया कि उनकी मार्शल आर्ट को भी चकमा देने वाली चालों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसका अंतिम परिणाम एक दूरी से वार करने वाली रक्षात्मक मार्शल आर्ट के रूप में सामने आएगा, जो फे को उसकी मार्शल आर्ट के बाहर से वार करने के साथ साथ हथेली से वार करने की उसकी किसी भी कोशिश को चकमा दे देगा। ये सब कुछ ही सेकंड के अंतराल में किया गया। जब रूई ने ध्यान केंद्रित किया, तो समय लगभग धीमा हो गया। उसकी सेवा करते हुए, वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका सहयोग कर रही थी और उसके शरीर के केंद्र में ऊर्जा एकत्रित कर रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी एकाग्रता बढ़ती जा रही है। वह महसूस कर सकता था कि उसका ध्यान केंद्रित हो रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे केवल एक ही चीज दिखाई दी। उसका प्रतिद्वंद्वी, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य। फे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे रूई के रुख से हल्का दबाव महसूस हुआ।
वे दोनों एक दूसरे में इतनी तल्लीनता से भर गए कि उनके द्वारा उत्पन्न दबाव को दूर से देखने वाले भी महसूस कर सकते थे। शुरू करो, सुपरवाइजर ने मैच शुरू किया। धमाका। फे ने अपने पैरों से इतनी जोर से जमीन पर धक्का दिया कि वह हिल गई। वह रुई की ओर तेजी से आगे बढ़ी और उस पर जबरदस्त हथेली से हमला किया। उसने जो तीव्र गति पैदा की थी, उससे उसके हमले के चारों ओर हवा के शंकु बन गए। हुश। रुई मूर्ख नहीं था। उसने अपनी चालबाजियों से उसके हमले को टाल दिया और अपनी जमीन छोड़ दी। लेकिन रुई का उसे भागने देने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ा सा, वह उस पर झपटी और एक और भयानक प्रहार किया। हुश। हथेली एक छलपूर्ण तरीके से टकराई। रुई ने जब तेज गति से किक मारी तो वह साफ तौर पर चूक गई। पाव। उसने अपने हथेली के प्रहार से रुई के हमले को आसानी से विफल कर दिया। फिर भी जैसे ही उसने अंतर को कम करने की कोशिश की, पाव। उसने जो लात मारी थी वह पीछे की ओर खींची गई और उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगी, जिससे उसकी प्रगति रुक गई। युद्ध का पहला स्पष्ट प्रहार अंततः हुआ। थोड़ा सा, वह पुनः आक्रमण करने लगी और उसने ताड़ के प्रहारों की झड़ी लगा दी। यहीं पर वॉइड एल्गोरिदम की बुद्धिमत्ता ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। रुई ने अपने पैंतरेबाजी तकनीकों के साथ बचावपूर्ण वापसी के संयोजन के साथ साथ फैंटम सटेप तकनीक से छल के साथ जवाबी हमले से लगभग हर एक हथेली के वार को टाल दिया, जिससे उसके हमले विफल हो गए। फे उसकी अपेक्षा धीमा था और उस पर बने रहना कठिन था, तथा उनके बीच लगातार अंतराल के कारण उसे हथेली के हमलों से दंडित करना और भी कठिन था। इसके अलावा, उसे लंबी दूरी के जैब और किक से भी निपटना पड़ा जो उसकी मारक क्षमता से बाहर से आए थे। ये निराशाजनक था। वह रुई के अनुकूली विकास के बारे में काफी समय से जानती थी और उसने इसे कार्रवाई में भी देखा था। लेकिन रुई की अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ अनुकूलन करने और ठीक उसी तरह से लड़ने की क्षमता जो उनके लिए जीतना सबसे कठिन बना दे, वास्तव में कष्टप्रद थी। वह सिर्फ देखकर ही सही मायने में कुछ नहीं समझ पाती थी। ऐसा करना असंभव था। युद्ध अनुकूलन के क्षेत्र में वॉइड एल्गोरिथम की विशुद्ध क्षमता। जब किसी ने दमन का प्रत्यक्ष अनुभव किया, तभी उसे इसका बोध हुआ। इस दर पर, वह हार जाएगी, वह यह महसूस कर सकती थी। कुछ बदलने की जरूरत थी। उसकी शैली उसके मुकाबले बहुत कठिन थी, और उसे कम नुकसान पहुंचाने के लिए उससे कहीं अधिक प्रयास करना पड़ा। उसने उस पर मुश्किल से कुछ वार किए, कुछ ऐसे थे जिन्हें वह प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट तकनीक द्वारा समर्थित वॉइड एल्गोरिदम के अमानवीय रूप से सही समय के बावजूद टालने में असमर्थ था। वह उसके 90% वारों से बच गया, जबकि वह उसके केवल 50% वारों को ही रोक सकी। भले ही उसका आक्रमण बहुत मजबूत था, लेकिन वह उनके स्ट्राइकिंग रेट में अंतर की भरपाई नहीं कर सकी। उसके खिलाफ बहुत सारे हालात थे, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। हवा और धरती हिल गई क्योंकि उसने अब तक की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न की थी। उसने बचाव छोड़ दिया और हमलों की लहरें शुरू कर दीं। गोह। रुई ने मुंह बनाया क्योंकि हमला बढ़ गया था। उसके भयंकर वार से बचना दोगुना मुश्किल हो गया। इतने सारे हमलों के साथ, फैंटम सटेप की प्रभावशीलता काफी कम हो गई। वह फैंटम सटेप के साथ इतने सारे वार को गुमराह नहीं कर सकता था। फैंटम सटेप की प्रभावशीलता में कमी का मतलब था कि उस पर और भी अधिक वार पड़ने लगे। लड़ाई एक घमासान में बदल गई थी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर अनगिनत हमले किए। मार्शल अप्रेंटिस रुई और फे द्वारा प्रदर्शित की गई विशुद्ध शक्ति को देखकर दंग रह गए। वे मार्शल कौशल के प्रदर्शन से हैरान थे, और अच्छे कारण से। अकादमी के मार्शल अप्रेंटिस आबादी के उच्च स्तर के बीच भी, रुई और फे विशेष थे। वे अपनी अकादमी के प्रतिनिधि पद के लिए वास्तविक यथार्थवादी उम्मीदवार थे, और अब, हर कोई समझ सकता था कि क्यों। बम बम बम। फे ने अपने अंदर से शक्ति का हर कतरा खींच लिया। उसका शरीर बेलगाम शक्ति से कांप उठा, जब उसने धरती को हिला देने वाले ताड़ के वारों की बौछार में अपना सब कुछ झोंक दिया। फिर भी, NO12BN.C ओम। वूश वूश बम। हर 3 में से 2 हमले छलपूर्ण थे। रुई उसके हमलों से बचने के लिए फैंटम सटेप तकनीक का दुरुपयोग कर रहा था। उसने इनर डाइवर्जेंस, इलास्टिक शिफ्ट और अक्यूट एज के साथ किए गए हमलों के नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश की। हालांकि, फे का आक्रमण बहुत मजबूत था, वह उसके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को केवल आंशिक रूप से कम कर सका। पाव पाव पाव। फे ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि वह उसके शक्तिशाली वारों को झेल रही थी। हालांकि उसकी मारक शक्ति उससे बहुत कमजोर थी, लेकिन यह भी सच था कि उसकी रक्षा उसकी तुलना में कमजोर थी। उसने बची हुई असमानता की भरपाई अपने बचाव की रणनीति और अपनी अविश्वसनीय टाइमिंग से की। अंतिम परिणाम, उसने अपने ऊपर बहुत अधिक आक्रामक शक्ति बरसाई थी, फिर भी उसे उससे अधिक चोट लग रही थी। यह अविश्वसनीय था, फिर भी दर्दनाक रूप से स्पष्ट था। अंतर बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यह अस्तित्व में था, और यह रुई के पक्ष में था। रुई उन कुछ लोगों में से एक थी जो उससे सीधे मुकाबला कर सकती थी और उसके खिलाफ बढ़त हासिल कर सकती थी। वह, जो नजदीकी मुकाबले में लगभग अजेय थी, उसे पीछे धकेला जा रहा था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प उमड़ आया, जो उसके अंदर से उमड़ रहा था। मेरे रहते तो नहीं। उसने कसम खाए और उसकी आंखें विद्रोह से जल उठीं। वह बहुत दूर आ चुकी थी। उसे अभी बहुत दूर जाना था। वह यहाँ गिरने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। मैं केन और नेल के खिलाफ इस तुरुप के पत्ते को बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह अभी अथवा कभी नहीं था। उसने अपनी दाहिनी भुजा को मोड़कर उसे अधिकतम सीमा तक घुमाया, जिससे उसे अपार शक्ति प्राप्त हुई। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। उसकी हड्डियां चरमरा उठीं। उसकी नसें अपने उग्र रक्त को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। रूई के बाल खड़े हो गए क्योंकि उसे अपनी पीठ पर एक सिहरन सी महसूस हुई। आदिम वृत्ति उसे पीछे हटने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह निर्णय ले पाता, धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक घुमावदार झटका उसके पेट में लगा और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। भाड़ में जाओ, रूई ने मुंह बनाया। वार की ताकत इतनी थी कि अब तक उसने जो कुछ भी किया था, वह उससे कहीं ज्यादा था। वह सिर्फ प्रभाव के एक हिस्से को ही कम कर सका, फिर भी इसने उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचाया था। ड्रिप ड्रिप। रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने नीचे देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खून। उसने एक बड़े खुले घाव को देखा, जहां उसके पेट की त्वचा होनी चाहिए थी, जहां से खून टपक रहा था। क्या क्या हुआ था? आखिर उसने उसके पेट की खाल कैसे उतारी? इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ था, उसकी नसें और सहज ज्ञान झंझना उठे, क्योंकि प्राइमोडियल अटैक ने उसे आने वाले हथेली के हमले की चेतावनी दी थी। हूश। वह आखिरी सेकंड में इससे बचने में कामयाब रहा। घाव ने उसके शारीरिक मापदंडों को बाधित कर दिया था, जिससे उसकी गति धीमी हो गई थी। फे को यही उम्मीद थी। यह उसका तुरुप का पत्ता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाहरी अभिसरण, भंवर। आउटर कन्वर्जेंस के सबसे शक्तिशाली और उच्चतम अनुप्रयोगों में से एक, जिसके लिए आउटर कन्वर्जेंस की महारत की आवश्यकता थी, जो रूई के लिए भी बहुत अच्छी थी। ये तकनीक सभी मांसपेशी समूहों से शक्ति एकत्रित करती है, ठीक वैसे ही जैसे कि सामान्य आउटर कन्वर्जेंस तकनीक। हालांकि अविश्वसनीय रूप से सटीक और सटीक मांसपेशी नियंत्रण के माध्यम से, इसने उपयोगकर्ता को गतिज ऊर्जा के बजाय घूर्णी ऊर्जा और टॉर्क के रूप में शक्ति को इकट्ठा करने और संचारित करने की अनुमति दी। घूर्णन के कारण सीधे प्रहार की तुलना में मांस को अधिक गहराई से और प्रभावी ढंग से क्षति पहुंचाई जा सकी। हालांकि फे के हमले की मारक क्षमता इतनी ही नहीं थी। उसने एक अतिरिक्त तत्व जोड़ दिया था। वह इतनी आगे बढ़ गई थी कि उसने अपनी हथेली को बेहद खुरदरा बना दिया था। रूई की त्वचा पर फे की खुरदरी हथेली की रगड़ के साथ साथ घूर्णन प्रभाव की विशुद्ध शक्ति ने न केवल उसकी त्वचा बल्कि मांस की सबसे बाहरी परत को भी एक ही झटके में साफ साफ काट डाला था। ये वह तुरुप का पत्ता था जो उसने तैयार किया था। उसने इस तुरुप के पत्ते को छुपाए रखने के लिए बहुत मेहनत की थी। इस चाल की प्रकृति ऐसी थी कि अगर उसके प्रतिद्वंद्वी को इसके बारे में पता न चले तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव होगा। उसने नहीं सोचा था कि वह इसके बिना केन और नेल जैसों को हरा सकती है, और यह पता चला कि वह इसके बिना रूई को नहीं हरा पाएगी। उसने लगभग एवी सेट के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अंततः इसके खिलाफ फैसला किया। इस जहर में आउटर कन्वर्जेंस के वर्लपूल वेरिएंट के खिलाफ शानदार संगतता थी, और अकेले ही इस तकनीक को अपंग कर दिया। हमला करने के लिए उसे अपना सब कुछ लगाना पड़ा, और वह अपनी जहरीली अवस्था में ऐसा नहीं कर सकती थी। हालांकि इस लड़ाई में उसने तय कर लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। शायद दूसरों के खिलाफ वह अपनी प्रतिद्वंद्वी को रणनीति और रणनीतियों से मात देने की कोशिश करती, लेकिन रूई के खिलाफ नहीं। हर कोई जानता था कि रूई को कोई नहीं मात दे सकता, कोशिश करना भी बेवकूफ़ी थी। सचमुच वह कोने में फंस गई थी, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बूम! रूई ने पीछे छलांग लगाई क्योंकि वह उसके बलपूल प्रभाव से बच गया था। वह पूरी तरह से बचाव मोड में चला गया था, उसने अपना हमला अस्थायी रूप से छोड़ दिया था। उसकी नज़र में, फे की घातकता आसमान छू रही थी। उसके पास रहना भी बहुत खतरनाक था। दूसरी ओर, फे बहुत खुश थी। उसके ट्रम्प कार्ड ने उसकी उम्मीदों को पूरा किया था, जिससे उसे बहुत राहत मिली। उसने जो घाव दिया था, उसके साथ अब कोई संदेह नहीं था कि उसके पास अब एक फायदा था। उसने आगे बढ़कर खुद को सीमा तक धकेल दिया और वर्लपूल प्रभाव का उपयोग करने की तैयारी करते हुए हमलों की झड़ी लगा दी। रूई रुक गया। वह रिंग के कोने पर पहुंच गया था। वह अब और नहीं भाग सकता था। उसके घाव से पहले ही काफी खून बह चुका था, उसके पास ज्यादा समय नहीं था, कोने की ओर पीट करके बैठने के लिए उसके पास ज्यादा जगह भी नहीं थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी इच्छाशक्ति मजबूत की और फे की ओर दौड़ा। यह अंतिम संघर्ष होगा। महत्वपूर्ण मुकाबले को देखने के लिए रिंग के चारों ओर इकट्ठा हुए मार्शल अप्रेंटिस के होश उड़ गए। फे द्वारा एक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड का अनावरण करना, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था, बल्कि चौंकाने वाला दृश्य था। इस समय, उनमें से लगभग सभी ने किसी न किसी समय फे से लड़ाई की थी, और वे सभी हार गए थे।
हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी लड़ाई के दौरान किसी भी समय उनका मांस काट सकती थी, तो वे सभी घबरा गए, अंदर ही अंदर पसीना आ गया। उनमें से कुछ ने थोड़ी राहत भी महसूस की कि वे इतने मजबूत नहीं थे कि उसे इस भयानक ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकें। साथ ही वे तुलना में शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। उसने अपने सबसे मजबूत हथियारों का उपयोग किए बिना भी उन सभी को साफ और आसानी से हरा दिया। यह एक विनम्र एहसास था, हालांकि अप्रिय। यहाँ तक कि शीर्ष 12 मार्शल कलाकारों के पूर्व रैंक एक मार्शल प्रशिक्षु भी थोड़ा कड़वाहट से बच नहीं सके। उनमें से कई ने उससे लड़ाई की थी और हारने के बावजूद भी वे उससे बहुत कमतर नहीं थे। लेकिन उसने उन्हें दिखा दिया था कि उनकी धारणाएं कितनी भ्रामक थीं। यहाँ तक कि अभी सेठ, जिसने उसे रूई से सबसे अधिक दूर धकेला था, ने महसूस किया कि यदि अब उनका पुनः मुकाबला हुआ, तो वह निश्चित रूप से उसे कुचल देगी, यदि वह शुरू से ही पूरी ताकत से लड़ेगी। उसने शायद उसके खिलाफ ये चाल इसलिए नहीं अपनाई क्योंकि वह पहले से ही इतनी जहरीली हो चुकी थी कि वह हमले के लिए जरूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अगर वे उसके खिलाफ लड़ते, तो वह शुरू से ही इसका इस्तेमाल करती और उसकी जिंदा खाल उधेड़ देती। जब उसने फे और रूई को एक दूसरे पर टूटते देखा तो उसका चेहरा उदास हो गया। रूई के घाव के कारण खून बह रहा था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उसने बहुत तेज गति से वाहन चलाया था, जिससे समस्या और बढ़ गई थी। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उसकी हालत सहनीय सीमा से नीचे गिर जाएगी और वह जीतने की सारी वास्तविक संभावनाएं खो देगा। हूश। रूई ने अपनी पैंतरेबाजी तकनीक और आदिम प्रवृत्ति से फे के बलपूल प्रभाव को सावधानीपूर्वक टाला। बूम! हमला जमीन पर हुआ, जिससे जमीन फट गई और घिस गई। मुझे इसे बिल्कुल सही समय पर करना होगा। रूई की सतर्कता बहुत बढ़ गई। ये था, यदि वह और इंतजार करता तो बहुत देर हो जाती। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से अपना सारा भार अपने बाएं पैर पर डाल दिया, तथा बिना किसी चेतावनी के, एक तीव्र हमले के लिए अपने दाहिने पैर को पूरी तरह मुक्त कर लिया, तथा अपने दाहिने पैर के अंगूठे की मांसपेशियों को खींचकर, उस अंगूठे को एक कठोर गोली में बदल दिया। फे ने स्वयं को उस पर फेंका। बस एक और बलपूल प्रभाव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर वह सिर्फ एक ही वार कर पाती, तो लड़ाई खत्म हो जाती। रूई की हालत इतनी खराब हो जाती कि वह लड़ने की सही स्थिति में नहीं रह पाता। बस एक ठो, बस एक ठो, बस एक ठो। फे का दृढ़ संकल्प आसमान छू रहा था। वह आखिरी बलपूल प्रभाव डालने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब उसने रूई को स्थिर खड़े देखा तो वह खुश हो गई। उसने अपना मन बना लिया है। फे को एहसास हुआ, वह अब भाग नहीं रहा था, वह रणनीति पहले ही विफल हो चुकी थी। ये काफी अच्छा था। जब फे ने अपनी मांसपेशियों के प्रत्येक रेशे से शक्ति का पूरा पूरा उपयोग किया तो धरती हिल उठी। उसने अपनी बाईं बांह को मोड़कर रूई की ओर उछाला। उसकी बाईं हथेली इतनी जोर से घूमी कि हवा भी असहाय होकर उसका अनुसरण करने लगी, जिससे एक छोटा बवंडर बन गया। आक्रमण के निकट आने पर भी रूई अपनी जगह पर डटा रहा, यद्यपि आदिम वृत्ति उसे भागने के लिए कह रही थी। हूश। भंवर आ गया था। वह हमले से बचने के लिए झुक गया। बहुत देर हो चुकी है। उसने बचाव छोड़कर अपना हमला आगे बढ़ा दिया। वह रूई द्वारा उस पर फेंके जाने वाले हर हमले को सहने के लिए तैयार थी। जब तक प्रभाव जमीन पर रहेगा, वह जीत जाएगी। हमलावर दल तेजी से आगे बढ़ा और रूई का पीछा करने लगा। आधा मीटर, तिमाही, 10 सेंटीमीटर, ये खत्म हो गया। फे ने खुशी मनाई क्योंकि हमला रूई के चेहरे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था। ये बहुत करीब था। बहुत समीप, फिर भी बहुत दूर। दरार। फे स्तब्ध रह गई। उसके मन में भयंकर दर्द उठ रहा था। हमला लगभग होने ही वाला था, बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर भी वह ठिठक गई। जीत लगभग आ चुकी थी। फिर भी वह ठिठक गई। ये खत्म हो गया है। रूई फुसफुसाया। फे ने अपने दर्द के स्रोत की ओर देखा। एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पैर का अंगूठा, उसका पैर का अंगूठा उसकी छाती में था। ये तभी हुआ, तभी उसे समझ में आया। उसने जो दरार सुनी वह रूई पर वर्लपूल के उतरने से नहीं थी। बिल्कुल नहीं, यह उसकी अपनी उरोस्थी टूटने के कारण हुआ था। वह अभी भी जमी हुई थी। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। और वह अकेली नहीं थी। कुछ पलों के लिए तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह इतना अचानक हुआ कि उनके दिमाग को इसे समझने में दिक्कत हुई। सूचक। रूई ने पीछे हटे हुए अपना पैर बाहर निकाला। तुरंत खून बहने लगा। यह एक सफलता थी। NO12B ओम। स्टर्नम महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता था, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा और महाधमनी। उसके स्टर्नम के टुकड़ों के साथ साथ स्टिंगर ने कई रक्त वाहिकाओं को छेद दिया था। मुझे बस खून बहना बंद करना है। फे ने अपने हाथों को अपनी छाती पर दबाया और दबाव से खून बहना बंद करने की पूरी कोशिश की। रूई का खून उससे कहीं ज्यादा बह चुका था। जब तक उसने खून बहना रोक रखा था, तब तक वह लड़ाई में बनी हुई थी। फिर भी उसका ध्यान गलत चीज पर था।
सबसे खतरनाक बात उसका घाव नहीं था। नहीं, सबसे खतरनाक तो वह था जिसने वह घाव दिया था। दर्द, सदमा और घबराहट के कारण ये साधारण तथ्य उसके ध्यान में नहीं आया, जिसके कारण उसका ध्यान अपनी गिरती हुई स्थिति पर ज्यादा चला गया। रूई को बस यही चाहिए था। उसने उसकी विलंबित प्रतिक्रिया का फायदा उठाते हुए अपनी पूरी क्षमता से तेजी से वार किया। पाव एक साफ अपरकट फेंके जबड़े पर लगा, जिससे उसका सिर बेतहाशा हिलने लगा। अचानक और तीव्र कंपन ने उसके मस्तिष्क को हिला दिया, जिससे कुंद बल आघात हुआ और उसकी चेतना बंद हो गई। गिरना, वह गिर पड़ी। उसके गिरे हुए शरीर से खून का एक बड़ा तालाब तुरंत ही बनना शुरू हो गया था। गिरना, रूई घुटनों के बल गिर गया। उसकी मार्शल वर्दी का पूरा अगला हिस्सा खून से लथपथ था। अगर हेलिकल ब्रीदिंग के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, तो वह युद्ध के दौरान बेहोश हो जाता। उसने उसकी तरफ देखा, जबकि डॉक्टरों की टीम उसे ठीक करने के लिए जोर शोर से काम कर रही थी। उसकी हालत हल्की नहीं थी। न ही उसकी। दुनिया घूमते ही रूई की दृष्टि धुंधली हो गई। गिरना, जैसे ही उसका सिर धरती से टकराया, दुनिया में अंधेरा छा गया।